नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अखिलेश यादव बोले हार के डर से बीजेपी बौखला गई है, किया ये बड़ा दावा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी को लगा बड़ा झटका, पूर्वांचल के इस कद्दावर नेता ने थामा बसपा का दामन। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जनरल बिपिन रावत की मौत पर लोगों के मन में है संदेह, दूर करे मोदी सरकार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। अखिलेश यादव बोले हार के डर से बीजेपी बौखला गई है, किया ये बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को झूठे वादों की महारथी करार देते हुए गुरुवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में निश्चित हार से डरी बीजेपी बौखला गई है। यादव ने एक बयान में कहा, बीजेपी सरकार विज्ञापन में नंबर 1 और शासन में 0 है, उसे झूठे वादों में महारत हासिल है, मगर अब जनता सच्चाई से भली भांति परिचित हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता को बीजेपी और समाजवादी सरकारों के बीच फर्क भी मालूम है। यादव ने कहा कि 2022 में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता के आक्रोश और अपनी हार से डरी बीजेपी में बौखलाहट की स्थिति है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर कानून व्यवस्था को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा, इसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। सच्चाई यह है कि बीजेपी के राज में कहीं कोई सुरक्षित नहीं है, प्रशासन पूरी तरह पंगु है, महिलाएं असुरक्षित हैं, राजधानी लखनऊ में भी अपराधी बेफिक्र हैं। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया, प्रदेश में बीजेपी के अब तक के कार्यकाल में लोगों की जिंदगी और युवाओं के भविष्य के साथ सिर्फ खिलवाड़ हुआ है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है, खर्च बढ़ने और कमाई घटने से एक बड़ी आबादी के सपने टूट गए हैं। आक्रोशित जनता साल 2022 के चुनाव में बीजेपी को करारा जवाब देगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी को लगा बड़ा झटका, पूर्वांचल के इस कद्दावर नेता ने थामा बसपा का दामन। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले आया राम गया राम का दौर शुरू हो चुका है। भाजपा को एक के बाद एक झटका लग रहा है। पिछले सप्ताह भाजपा के जिला उपाध्यक्ष और अकबरपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके चंद्र प्रकाश वर्मा ने भाजपा छोड़ बसपा में शामिल हुए थे। वहीं जलालपुर के कद्दावर नेता एवं 2017 में भाजपा के टिकट पर जलालपुर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके राजेश सिंह भाजपा छोड़कर बसपा में शामिल हो गए। बसपा के कोऑर्डिनेटर घनश्याम चंद्र खरवार ने राजेश सिंह को बसपा की सदस्यता दिलाई। राजेश सिंह का पार्टी छोड़ना भाजपा के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं अब यह भी समझा जा रहा है कि बसपा उन्हें 2022 में जलालपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है। राजेश सिंह पूर्व विधायक स्वर्गीय शेर बहादुर सिंह के पुत्र हैं। शेर बहादुर सिंह की गिनती पूर्वांचल के बड़े नेताओं में होती है। वो 5 बार जलालपुर से विधायक रहे हैं। शेर बहादुर सिंह ऐसे नेता थे जिनके लिए दल कोई मायने नहीं रखता था। वो जिस भी पार्टी में गए और चुनाव लड़े हैं, उसी पार्टी से उन्हें जीत मिली है। उनकी गिनती जमीनी नेताओं में होती है। बता दें कि राजेश सिंह 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीतकर विधानसभा में पहुंचे, लेकिन 2017 में वो भाजपा में शामिल हो गए। उनकी तबीयत खराब होने के कारण 2017 में उनके पुत्र राजेश सिंह को भाजपा ने चुनाव लड़ाया था, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। पिछले कुछ दिनों से वो पार्टी से किनारा कर लिए थे, जिसके बाद समझा जा रहा था कि वो जल्द ही किसी पार्टी में शामिल होंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जनरल बिपिन रावत की मौत पर लोगों के मन में है संदेह, दूर करे मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु के बाद शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS जनरल बिपिन रावत की मौत लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। राज्यसभा सदस्य राउत ने कहा कि जनरल रावत ने हाल के दिनों में चीन पाकिस्तान के खिलाफ देश की सैन्य प्रतिक्रिया तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। संजय राउत ने पूछा, इसलिए जब ऐसी दुर्घटना होती है तो लोगों के मन में संदेह पैदा होता है। राउत ने कहा कि जनरल रावत को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर 2 इंजनों द्वारा संचालित एक आधुनिक हेलीकॉप्टर था। उन्होंने पूछा, हम सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण का दावा करते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है। राउत ने दावा किया कि इस दुर्घटना से पूरा देश नेतृत्व भ्रमित हो सकता है। रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री को सभी संदेह को दूर करना चाहिए। शिवसेना नेता ने यह भी कहा कि जनरल रावत ने पुलवामा हमले के बाद भारत द्वारा किए गए हवाई हमलों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जांबाज बिपिन रावत को देश ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि, राहुल गांधी और अमित शाह भी पहुंचे पिक्स। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी ने दिवंगत CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को उनके आवास पर श्रद्धांजलि दी। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने CDS जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी।
पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, कांग्रेस नेता हरीश रावत और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वाले जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटियों कीर्तिका और तारिणी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटी ने अपने बच्चे के साथ श्रद्धांजलि दी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटियों ने नम आंखों से अपने माता पिता को श्रद्धांजलि दी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कानपुर पुलिस की बर्बरता पर वरुण गांधी ने योगी सरकार को पढ़ाया कानून का पाठ। बीजेपी सांसद ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर दागे सवाल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पीलीभीत सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी अपनी ही सरकार की आलोचना के लिए चर्चा के केंद्र में रहते हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा की घटना हो या फिर यूपी टीईटी पेपर लीक या फिर शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज या फिर महंगाई और बेरोजगारी के मसले, वरुण हर घटना को लेकर बीजेपी सरकार पर सवालिया निशाना उठाते रहे हैं। वरुण गांधी ने एक बार फिर से योगी सरकार को घेरा है। इस बार वरुण ने कानपुर में गोद में बच्चे को लिए शख्स पर बर्बरता से लाठी बरसा रही पुलिस का वीडियो शेयर कर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, सशक्त कानून व्यवस्था वो है जहां कमजोर से कमजोर व्यक्ति को न्याय मिल सके, यह नहीं कि न्याय मांगने वालों को न्याय के स्थान पर इस बर्बरता का सामना करना पड़े। यह बहुत कष्टदायक है। भयभीत समाज कानून के राज का उदाहरण नहीं है। सशक्त कानून व्यवस्था वो है जहां कानून का भय हो, पुलिस का नहीं। कानपुर देहात के अकबरपुर थाना क्षेत्र से एक वीडियो सामने आया है जिसमें जिला अस्पताल के बाहर एक शख्स को पुलिस बर्बरता से लाठी मार रही है। शख्स की गोद में उसका 3 साल का मासूम भी है। वो बार बार पुलिस से गुहार लगा रहा है कि बच्चे को लग जाएगी, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं। पिता को पिता देख बच्चा भी चीख चीख कर रो रहा है। वीडियो में पुलिस बच्चे को भी खींचती दिख रही है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इसके चलते अकबरपुर पुलिस की काफी आलोचना हो रही है। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस की गाड़ी खड़ी है और उसी के पास खड़े एक शख्स की पिटाई हो रही है। लोकल पुलिस थाने का इंस्पेक्टर शख्स को दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से मार रहा है। वो शख्स गोद में अपने बच्चे को लिए हुए है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा महंगाई पर मनीष तिवारी ने दिया स्थगन नोटिस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने शुक्रवार को लोकसभा में स्थगन नोटिस दिया। नोटिस में कहा गया है कि महंगाई की उच्च दर ने देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को चोट पहुंचाई है। तेल सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। ईंधन लगभग हर रोज नए मूल्य रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पेट्रोल 100 रुपए के निशान से आगे बढ़ रहा है। एलपीजी सिलेंडर 2014 के बाद से कीमत में 2 गुने से अधिक, अब कीमत 900 रुपए से अधिक है। नोटिस में कहा गया है कि मुद्रास्फीति की यह ऊंची दर न केवल देश के निम्न आय वर्ग की कमर तोड़ती है, बल्कि आय वितरण में पहले से बढ़ रही असमानता को भी बढ़ाती है। इस प्रकार मैं सदन में मुद्रास्फीति के इस जरूरी मुद्दे को उठाना चाहता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल राजद के सांसद मनोज झा ने नियम 267 के तहत मानवाधिकारों के उल्लंघन पर राज्यसभा में कामकाज को स्थगित करने का नोटिस दिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बढ़ने लगी कोरोना संक्रमितों की संख्या, एक साथ मिले 17 संक्रमित। जी हां दोस्तों, एक तरफ बिहार में कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन को लेकर प्रदेश सरकार ने लोगों को सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों की लापरवाही से कई जिंदगियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखकर खतरा फिर से बढ़ने लगा है। बता दें कि बीते गुरुवार को बिहार में पिछले 24 घंटे में एक साथ 17 लोगों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे अधिक राजधानी पटना में मिले। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के मुताबिक प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 49 हो गई है। पटना में एक्टिव मरीजों की संख्या 35 हो गई है। गुरुवार को बेगूसराय, गया और नालंदा जिले में एक कोरोना संक्रमित मिले। वहीं सीएम नीतीश कुमार के निर्देश के बाद प्रदेश में सैंपल जांच में भी तेजी नजर आ रही है। 24 घंटे में कुल 1,63,136 सैंपल की जांच हुई है। बता दें कि कोरोना संक्रमण को लेकर नवंबर तक हालात भले ही नियंत्रित दिखा है, लेकिन दिसंबर की शुरुआत से ही आंकड़े बढ़ने लगे हैं। यानी कि 1 दिसंबर को 2 पॉजिटिव, 2 दिसंबर को 5 पॉजिटिव, 3 दिसंबर को 1 भी नहीं, 4 दिसंबर को 1, वहीं 5 दिसंबर को 6 पॉजिटिव, 6 दिसंबर को 7 पॉजिटिव, 8 दिसंबर को 9 पॉजिटिव, जबकि 9 दिसंबर को सबसे ज्यादा 17 पॉजिटिव मिले हैं। बड़ी खबर, मुश्किल में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। मकान पर अवैध कब्जा करवाने के एक मामले में उन्हें आरोपी बनाया गया है। इस याचिका के आधार पर ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही राज्य सरकार को भी याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार विष्णु मूर्ति त्रिपाठी की ओर से दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि इलाहाबाद के कालिंदीपुरम स्थित एक मकान को उसने राकेश गुप्ता और अंजना गुप्ता से खरीदा था।
लेकिन बाद में डिप्टी सीएम मौर्य की शह पर याची के मकान को खाली करवा लिया गया और कुंती देवी नामक महिला को कब्जा दिलवा दिया गया। याची ने मकान की खरीद संबंधी दस्तावेज भी कोर्ट के समक्ष पेश किए। विष्णु ने इस दौरान कोर्ट के समक्ष डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का लिखा एक पत्र भी प्रस्तुत किया। ये पत्र मौर्य ने एसएसपी प्रयागराज को लिखा था। इस पत्र में याची के मकान पर कुंती देवी को कब्जा दिलवाकर अवगत करवाने को कहा गया है। अब मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। गौरतलब है कि जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस ओम प्रकाश त्रिपाठी की खंडपीठ ने डिप्टी सीएम को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता विष्णु मूर्ति त्रिपाठी ने याचिका में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने डिप्टी सीएम की शह पर पुलिस याची के कालिंदीपुरम स्थित मकान पर गई। पुलिस ने जबरन कुंती देवी को कब्जा दिलवा दिया। ऐसे में ये कब्जा पूर्ण रूप से अवैध है, क्योंकि याची के पास मकान के मालिकाना हक संबंधी सभी दस्तावेज हैं और जबरन किसी और को कब्जा दिलवाया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जिन्ना और कृष्ण नहीं, युवाओं के लिए रोजगार ही सबसे बड़ा मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, किसी भी चुनाव में युवा मतदाता राजनीतिक दलों की एक बड़ी प्राथमिकता में शामिल होते हैं। खूब जोर शोर से मतदान करने को उत्सुक युवा मतदाता किसी भी दल की ओर मुड़ जाएं तो उसकी जीत तय हो जाती है। यही कारण है कि सभी राजनीतिक दल इन्हें अपने से जोड़ने के लिए तरह तरह की लुभावनी घोषणाएं करते रहते हैं। लेकिन युवाओं से बात करने पर पता चलता है कि अब वे पहले से कहीं ज्यादा सूचना संपन्न और अपने अधिकारों के लिए जागरूक हैं। अब युवाओं ने मन बनाया है कि जो सचमुच रोजगार देगा, वोट उसी को देंगे। प्रयागराज के तेलियरगंज निवासी आदर्श शर्मा ने अमर उजाला से कहा कि इस चुनाव में राजनीतिक दल एक बार फिर जिन्ना और कृष्ण की बात उठाने लगे हैं। उन्हें लगता है कि युवाओं को इन्हीं मुद्दों से बरगलाया जा सकता है, लेकिन राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि युवाओं के लिए रोजगार ही सबसे बड़ा धर्म होता है। जब तक सभी युवाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता, विकास का कोई भी दावा पूरा नहीं हो सकता। अर्थशास्त्र के शोध छात्र आदर्श शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार हो या यूपी सरकार, पिछले 5 सालों में प्रदेश में विकास के कई बड़े काम किए गए हैं। बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे, एयरपोर्ट और स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण करने के लिए सरकार की प्रशंसा की जा सकती है, लेकिन इनके निर्माण के समय रोजगार के जितने बड़े दावे किए जाते हैं, अक्सर वे पूरे नहीं होते। आज भी अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स या अन्य सपोर्टिंग स्टाफ नहीं होते। लोगों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ता है। सरकार को बड़ी घोषणाएं करने की बजाय उनको अच्छी तरह से लागू करने पर जोर देना चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार के अहंकार की हार और प्रजातंत्र की जीत हुई। कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने किसान संगठनों की ओर से आंदोलन स्थगित करने के बाद बृहस्पतिवार को कहा कि 1 साल तक चले आंदोलन में नरेंद्र मोदी सरकार के अहंकार की हार हुई और प्रजातंत्र की जीत हुई। मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि यह संघर्ष की शुरुआत भर है और आगे न्यूनतम समर्थन मूल्य, आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों के लिए मुआवजे, किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के वादे और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर लड़ाई जारी रखनी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया, अपना देश महान है, यहाँ सत्याग्रही किसान है। सत्य की इस जीत में हम शहीद अन्नदाताओं को भी याद करते हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा, दिल्ली की सीमाओं पर 378 दिनों के सतत संघर्ष के बाद देश के अन्नदाताओं को मिली विजय के लिए करोड़ों किसानों व खेतिहर मजदूरों को हार्दिक बधाई। किसान आंदोलन ने महात्मा गांधी जी के सिद्धांत को अक्षरशः सही सिद्ध किया है कि जनतंत्र की असली शक्ति जनता में निहित है। समकालीन विश्व इतिहास में ऐसा अनुशासित, मर्यादित और मुद्दों पर आधारित आंदोलन देखने में नहीं आया। किसान संगठनों का नेतृत्व भी बधाई और साधुवाद का पात्र है। कांग्रेस महासचिव ने कहा, आज हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्र के नए युग की शुरुआत हुई है और मोदी सरकार की हार में ही जनहित की जीत है। उनके मुताबिक अभी संघर्ष की शुरुआत हुई है। यह संघर्ष किसानों को उपज का केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, बल्कि लाभकारी मूल्य दिलाने का है। किसान की आय साल 2022 तक दोगुनी करने का वादा पूरा कराना है। किसान खेतिहर मजदूरों को जानलेवा कर्ज मुक्ति के बंधन से आजाद करवाने का है। सुरजेवाला ने कहा, किसान को 6,000 प्रति हेक्टेयर का सालाना जुमला दिया और उसकी जेब से 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सालाना निकाल लिया। डीजल पर उत्पाद शुल्क 3.56 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 21.80 रुपये प्रति लीटर किया गया। खाद पर 5% जीएसटी लगाई गई। कीटनाशक दवाई पर 18% जीएसटी लगाई गई। ट्रैक्टर और खेती के उपकरणों पर 12% जीएसटी लगाई गई। उन्होंने यह भी कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाने और शहीद 700 किसानों के परिवारों को मुआवजा दिलाने के लिए संघर्ष करना है। गौरतलब है कि आंदोलन करने वाले 40 किसान संगठनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ 1 साल से अधिक समय से जारी प्रदर्शन को बृहस्पतिवार को स्थगित करने का फैसला किया और घोषणा की है कि किसान 11 दिसंबर को दिल्ली की सीमाओं वाले विरोध स्थलों से घर लौट जाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। खड़गे का केंद्र सरकार पर आरोप, राज्यसभा में हमें जनरल रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करने का समय नहीं दिया गया।
जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वीरवार को आरोप लगाया कि उच्च सदन में सरकार और आसन ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सैन्यकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विपक्षी नेताओं को समय नहीं दिया। उन्होंने संसद भवन के बाहर विजय चौक पर संवाददाताओं से कहा कि आज बहुत दुखद दिन है। हम जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने दुर्घटना में जान गंवाई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि सदन में सरकार की ओर से बयान हुआ और श्रद्धांजलि दी गई। उपसभापति की ओर से भी श्रद्धांजलि दी गई। विपक्षी दलों के सदन के नेताओं का कहना था कि हम भी 2-2 मिनट या 1-1 मिनट अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें, लेकिन सरकार और आसन ने हमें अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि बाकी विषय राजनीति हैं, लेकिन यह राष्ट्रीय विषय है और सीडीएस जैसे व्यक्ति को श्रद्धांजलि देना था, इसके लिए भी समय नहीं मिलता है, तो फिर यह सदन कैसे चलाया जा रहा है? यह दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी निंदा करते हैं। भगवान ऐसी सरकार को सद्बुद्धि दे। खड़गे ने यह भी कहा कि हम जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं और घायल अधिकारी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। राज्यसभा ने बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य 11 सैन्यकर्मियों की मौत पर बृहस्पतिवार को शोक जताया और कहा कि राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के मामलों के बढ़ने की आशंका, केंद्र ने राज्यों को दिए निर्देश, कर ले तैयारी, रखे पर्याप्त दवाओं का भंडारण। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे कोरोना संक्रमण के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 8 महत्वपूर्ण दवाओं का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित कर ले। मामलों में बढ़ोतरी की आशंका के मद्देनजर राज्यों को अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा करने की सलाह भी सरकार की ओर से दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ओमिक्रॉन वेरिएंट के जोखिमों के मद्देनजर जन स्वास्थ्य की तैयारियों और टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और एनएचएम के एमडी से यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी अस्पतालों में पीएसए संयंत्र, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का परिचालन सुनिश्चित कर लें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से दिए गए कई वेंटिलेटरों की अभी तक पैकिंग नहीं खोली गई है, यही नहीं उनका इस्तेमाल तक नहीं किया गया है। ऐसी घटनाओं की तुरंत समीक्षा करने की जरूरत है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पीएसए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन संयंत्र और वेंटिलेटर लगाए जाएं। यह भी छानबीन होनी चाहिए कि ये संयंत्र काम कर रहे हैं कि नहीं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायकों के साथ की अहम बैठक, ले सकती है यह फैसला। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपी में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कुछ विधायकों को दिल्ली बुलाया है, जिससे प्रदेश में सियासी कयासबाजी का दौर शुरू हो गया है। प्रियंका गांधी का बुलावा आते ही यह विधायक दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कुछ विधायकों को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में प्रियंका गांधी ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। यूपी चुनाव को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। दिल्ली में बैठक रखी गई है। छत्तीसगढ़ से लगभग 12 से 15 विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये सभी विधायक इस बैठक में शामिल होंगे। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में इन विधायकों को महत्वपूर्ण जवाबदारी सौंपी जा सकती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के संघर्ष की जीत, एक दूसरे को गले मिलकर दे रहे बधाई, टिकरी बॉर्डर पर बांटी मिठाइयाँ। जी हाँ दोस्तों, 378 दिन से चल रहे किसान आंदोलन की समाप्ति के ऐलान के बाद किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। किसानों को इस बात की खुशी है कि उनका संघर्ष खराब नहीं गया। टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन समाप्ति का ऐलान होने के बाद किसानों ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी व बॉर्डर पर मिठाई भी बांटी गई। किसानों ने बॉर्डर से सामान समेटना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि सरकार के खिलाफ इतना लंबा संघर्ष जीतना उनके लिए बड़ी बात है। आंदोलन में किसानों के धैर्य के आगे सरकार को झुकना पड़ा है। किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि वे 11 दिसंबर को ढोल नगाड़ों व जुलूस के साथ वापसी करेंगे। सभी किसानों को अपना सामान समेटने की बात कही गई है, जिसके बाद किसानों ने सामान समेटना शुरू कर दिया है। किसान नेताओं का कहना है कि जिन टोल पर किसान बैठे हुए हैं, वहां से भी 15 दिसंबर को खाली कर दिया जाएगा। कई किलोमीटर फैले इस मोर्च में किसानों के अलग अलग प्रकार से खुशी मनाने के तरीके दिखाई दे रहे हैं। किसानों ने टिकरी बॉर्डर से भी अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है, लेकिन कई किलोमीटर में मोर्चा होने के कारण सामान लेकर जाने में समय लगेगा। बॉर्डर पर किसानों ने कहा कि यह उनके संघर्ष की जीत हुई है। मोर्चा फतेह करके वो घर जा रहे हैं, इस बात की उन्हें खुशी है। सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्यों हुआ क्रैश, अब चलेगा पता। स्पेशल टीम ने खोजा ब्लैक बॉक्स।
जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में बुधवार को क्रैश हुए वायुसेना के M17 हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स डेटा रिकॉर्डर गुरुवार सुबह मिल गया। इसके बाद अब इस क्रैश की वजह जल्दी ही पता लगने की संभावना है। इस क्रैश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका और 11 अन्य जवानों की मौत हो गई थी। विंग कमांडर आर भारद्वाज की अगुवाई में वायुसेना के 25 सदस्यों की एक स्पेशल टीम ने यह ब्लैक बॉक्स बरामद किया है। हालांकि इस पर अधिक जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।